यदि मार्क्सिस्ट अपने प्रेजुडाइज को पीछे रखें और बुद्धिज़्म को पढ़ें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मार्क्सिस्ट के अपनी विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन जरूर लाएंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था बुद्ध और कार्ल मार्क्स। उसका पार्ट फर्स्ट था पिछला वीडियो और पार्ट सेकंड ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स जो ऐसे है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा, उस ऐसे को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, वाई डू यू स्टडी बुद्ध और कार्ल मार्क्स ऐसे, ये आपने समझ लिया था। और सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके इंट्रोडक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जब मैं बुद्ध और कार्ल मार्क्स इन दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, इनकी विचारधाराओं के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो इसका नाम सुनते ही बुद्ध और कार्ल मार्क्स लोग हंस सकते हैं, इसका मजाक बना सकते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी सरप्राइज। आपको सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि इन दोनों के जन्मों का समय है। बुद्ध का जन्म हुआ 563 BC में और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 AD में। तो इन दोनों के जन्मों के बीच का जो समय है वो है 2380 ईयर्स। इतने सालों का अंतर है इन दोनों के जन्मों के बीच में। 2380 वर्षों का इनके बीच में अंतर है। और जो बुद्ध वाज अ एंशिएंट पर्सनैलिटी एंड कार्ल मार्क्स वाज अ मॉडर्न पर्सनैलिटी। तो जो बुद्ध है वो क्या है, एक एंशिएंट पर्सनैलिटी। उनका जन्म 563 BC में हुआ और कार्ल मार्क्स का 18 AD में हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम सीमा पर थी। मजदूरों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनसे से अधिक कार्य कराया जा रहा था। उस समय कार्ल मार्क्स थे और बुद्ध एंशिएंट पर्सनैलिटी थी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना नहीं था, या कह सकते हैं नहीं था। तो इन दोनों के समयों के बीच में इतना बड़ा अंतराल है, तो आप समझ सकते हैं तो इनकी परिस्थितियों के बीच में भी काफ़ी अंतर होगा, क्योंकि वो 563 BC की बात है, जब उनके आसपास की परिस्थिति अलग होगी, सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। और कार्ल मार्क्स जो 1818 AD में पैदा हुए, उनके जन्म के समय जो समाज की परिस्थिति थी, देश की परिस्थिति थी, वो अलग थी, सर्कमस्टांसेस अलग थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इसका नाम सुनते ही बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका मजाक बनाए, इसमें कोई आश्चर्यचकित करने की बात नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसमें आगे बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या थे? कार्ल मार्क्स एक न्यू पॉलिटी आइडियोलॉजी, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम के सूत्रधार थे। जो कार्ल मार्क्स थे वो उन्होंने नई तरह की राजनीतिक विचार दिया, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम का विचार दिया उन्होंने। उनका मानना था कि जो इतिहास को हमें इकोनॉमिक दृष्टि से हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हम उसे सही तरीके से समझ सकें, क्योंकि इतिहास में जो भी बदलाव हुए हैं उसके पीछे, जो भी इतिहास लिखा गया उसके पीछे मुख्य कारण अर्थ था, मतलब जो पैसा था, रुपया था, वो ही था, इकोनॉमिक सिस्टम था। तो अर्थशास्त्र को इतिहास में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं कार्ल मार्क्स। और दूसरी तरफ जो बुद्धा है, तो लोगों का विश्वास ये है कि जिन लोगों ने ज़्यादा बुद्ध धर्म को नहीं पढ़ा है, तो वो लोग ये मानते हैं कि बुद्ध केवल ही वॉज अ फाउंडर ऑफ अ रिलीजन, धर्म के वो संस्थापक हैं और इससे अधिक कुछ नहीं है। और वो
उनका पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, उनका राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये ज़्यादातर लोग मानते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बारे में इतना ही पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है। इस निबंध का जो शीर्षक है बुद्ध और कार्ल मार्क्स, जो कि दो इस तरह की पर्सनैलिटियों के बीच में कंपैरिजन करता है जिनके जन्मों के बीच में 2380 ईयर्स का अंतर है। तो मार्क्सिस्ट में ईजिली लाफ एट एंड मे रेडिकल द वेरी आइडिया ऑफ ट्रीटिंग मार्क्स एंड बुद्धा ऑन द सेम लेवल, मार्क्स सो मॉडर्न एंड बुद्धा सो एंशियंट। तो जो मैं एक कंपैरिजन में लिख रहा हूँ बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इस पर जो मार्क्सिस्ट हैं मैं ईजिली लाफ, वो इस पर आसानी से हंस सकते हैं कि ये कैसा कंपैरिजन है, इन दोनों पर्सनैलिटी के बीच में कंपैरिजन कैसा हो सकता है। कंपैरिजन हो सकता है बुद्ध वाज अ एंशिएंट पर्सनैलिटी, वो कहते हैं बुद्ध एक एंशिएंट पर्सनैलिटी थे और कार्ल मार्क्स एक मॉडर्न पर्सनैलिटी थे। तो इन दोनों के जन्मों के समय के बीच में इतना अंतराल है और उन समय की परिस्थिति अलग थी, इस समय की परिस्थिति अलग है। तो मार्क्सिस्ट में ईजी में लाफ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि मार्क्सिस्ट अपने प्रीजुडाइज को पीछे रखें और बुद्ध धम्म को पढ़ें तो वो ये मानेंगे, ये जानेंगे कि जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म के लिए कितना बेनिफिट, कितना अच्छा हो सकता है कि उसे यदि उसमें बुद्धिज़्म को भी कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, इसे हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है इसलिए हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। द मार्क्सिस्ट में ईजिली लाफ एट इट एंड मे रेडिकल द वेरी आइडिया ऑफ ट्रीटिंग मार्क्स एंड बुद्धा ऑन द सेम लेवल, मार्क्स सो मॉडर्न एंड बुद्धा सो एंशियंट। द मार्क्सिस्ट में से दैट द बुद्धा एज कम्पेयर टू देयर मास्टर मस्ट बी जस्ट प्रीमिटिव। तो जो मार्क्सिस्ट हैं वो हंस सकते हैं इसके ऊपर और कह सकते हैं कि बुद्ध तो हमारे जो मास्टर हैं कार्ल मार्क्स, उनके जन्म के हिसाब से तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा आदिम युग के हैं, इस तरीके से कह सकते हैं मार्क्सिस्ट लोग। व्हाट कंपैरिजन कैन देयर बी बिटवीन टू सच पर्सन्स, इन दोनों पर्सनैलिटी के बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है, ये मार्क्सिस्ट कह सकते हैं। व्हाट कुड अ मार्क्सिस्ट लर्न फ्रॉम बुद्धा, कि एक मार्क्सिस्ट बुद्धिज़्म से क्या सीखेगा, ऐसा कह सकते हैं। व्हाट कैन बुद्धा टीच अ मार्क्सिस्ट, बुद्धिज़्म मार्क्सिस्ट को क्या सिखा सकता है, ये ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। नॉन द लेस अ कंपेरिजन बिटवीन द टू इज़ अट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव, हैविंग रीड बोथ बीइंग इंटरेस्टेड इन आइडियोलॉजी ऑफ बोथ, ए कंपेरिजन बिटवीन देम जस्ट फोर्सेस इटसेल्फ ऑन मी। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं इसके बावजूद जो बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है, इंस्ट्रक्टिव है। और मैं जब इसको मैंने पढ़ा समझा तो मैं मजबूर हो गया इस कंपैरिजन को लिखने के लिए। If the Marxists keep back their prejudice and study Buddha and understand what he stood for, I feel sure that they will change their attitude. यदि मार्क्सिस्ट अपने प्रिजुडाइज को पीछे रखें और बुद्धिज़्म को पढ़ें तो मैं विश्वास के साथ, श्योर के साथ कह सकता हूँ कि मार्क्सिस्ट के अपनी विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन जरूर लाएंगे। इट इज़ ऑफ कोर्स टू मच टू एक्सपेक्ट दैट हैविंग बीन डिटरमाइंड टू स्कॉफ एट द बुद्धा दे विल रिमेन टू प्रे, बट दिस मच कैन ही सेड दैट दे विल रियलाइज दैट देयर इज समथिंग इन बुद्धा's टीचिंग विच इज़ वर्थ देयर वाइल टू टेक नोट ऑफ। तो बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ है जो उनके रास्ते में उनकी मदद कर सकता है। तो क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही था, ऑब्जेक्ट वॉज सेम,
और मार्क्सिज्म और बुद्धिज़्म के जो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है और उनके रास्ते अलग अलग थे। यदि उन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा बनता है तो उसी की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इस ऐसे के जरिए कि एक जो मार्क्सिस्ट है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसका जो कम्युनिज्म है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो किस तरीके से ऑटो मोड में आएगा, किस तरीके से सोसाइटी चलेगी जब कम्युनिज्म आ जाएगा, वहाँ पर एक संदेह उत्पन्न होता है। तो उस स्थिति में बुद्धिज़्म ही काम में आ सकता है। यहाँ पर लोग वॉलेंट्री अपनी मोरलिटी का पालन करेंगे, अपने आप ही यदि उनके पास ज़्यादा धन है तो वो खुद ही नहीं रखेंगे, वॉलेंट्री उस चीज़ को समझेंगे कि इससे समाज की दशा बिगड़ती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।